C26 एक तुच्छ व्यक्ति दिन भर बदला लेने के लिए जाता है। काई यांग उस पल मुस्कुराए। यह अजीब लग रहा था, आखिरकार उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों समाप्त हो गई थी और वह अब स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। उसके कान बज रहे थे और उसका सिर बहुत बुरी तरह धड़क रहा था, फिर भी वह हंसा। मैं जीता। उपलब्धि की भावना जो मुझे अभी महसूस हो रही है उस समय से कहीं अधिक है जब मैं किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ जीता था। जैसे ही काई यांग को लगा कि वह बेहोश होने जा रहा है, उसके शरीर के भीतर से एक गर्माहट का एहसास हुआ। यह गर्म एहसास उसकी हड्डियों के भीतर से आया, जैसे वसंत की बारिश जो सूखे के बाद खेतों को फिर से भर देती है। यह उसके शरीर के हर हिस्से को उड़ा देती है। मांस के हर इंच के माध्यम से यह जीवन शक्ति का एक विस्फोट लाता है। उसकी थकी हुई ताकत जल्दी से भर गई, यहाँ तक कि उनकी मानसिक ऊर्जा को भी कुछ हद तक पुनर्जीवित किया गया था। हालांकि उसकी ऊर्जा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन यह उसे होश खोने से बचाने के लिए काफ़ी थी। काई यांग ने इस भावना को और अधिक आनंद लेने के लिए नहीं रोका, बल्कि जल्दी से बैठकर अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। इससे उन्हें पता चलता है कि उनके शरीर के भीतर से मूल सुन्नता पहले से ही बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इसने उसे एक आरामदायक एहसास दिया। यह इतना आरामदायक था कि इसने उसे लगभग रुला दिया। उसका शरीर लयबद्ध रूप से स्पंदित हो रहा था और साथ ही यह स्पष्ट हो रहा था कि वह पहले से अधिक मजबूत हो गया था और उसमें पहले से अधिक विस्फोटक शक्ति समाहित थी। उसके मध्याह्न के भीतर वायुमंडलीय ऊर्जा लगातार स्पंदित होती है। ऐसा लगता है कि उसकी हड्डियां भी काफ़ी मजबूत हो गई हैं। बस इसी के जरिए उनके शरीर को काफ़ी अंतर से मजबूती मिली थी। इसने उन्हें चिंतनशील बना दिया। अंत में उसकी हड्डियों से आखिरी गर्माहट निकल गई थी। यह सबसे अधिक संभावना उस सुनहरे शरीर से थी जिसे उसने आत्मसात किया था। कई बार इसका अनुभव करने के बाद काई यांग ने महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लिया था। केवल जब उसने अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेला था, तभी वह सुनहरे शरीर की छिपी हुई शक्तियों को ट्रिगर कर सका। हालांकि अगर वह किसी विकट स्थिति में आत्मसमर्पण कर देता तो वह सुनहरा शरीर उसे कोई मदद नहीं देता। यह वास्तव में सुनहरे शरीर का व्यक्तित्व था। काई यांग हल्के से हंसी। अभी वह आखिरकार समझ गया था कि यह अगरबत्ती उसके प्रशिक्षण में कैसे मदद कर सकती है। जिन जड़ी बूटियों को बन में डाला गया था, उनका प्रभाव सैकड़ों गुना ताकत में बढ़ गया था। फिर जब उन्होंने इस धूप को सूंघा तो इससे उनकी शक्ति तेजी से घटने लगी और उन्हें मानसिक रूप से भी थकान होने लगी। इतना कि वह लगभग बेहोश होने से पहले केवल 3 कदम ही चल सका। यद्यपि ये प्रवर्धित हर्बल प्रभाव अत्याचारी थे, काई यांग के अनुसार उनका कोई दीर्घकालिक नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। अन्यथा वह अगरबत्ती को अपने प्रशिक्षण में सहायता करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन केवल जब वह अपनी सीमाओं पर काबू पा लेता है और स्वर्ण के कंकाल की पुनर्योजी क्षमता को जगाता है, तो क्या वह वास्तव में लाभान्वित हो पाएगा। तभी वह लगातार अपनी सीमा को पार कर पाएगा और मजबूत बनेगा। धूपदानी से जो सुगंधी निकलती थी वह उसकी अच्छी सेवा करती थी, बिल्कुल उस सुनहरे कंकाल की तरह। हालांकि ये सभी काई यांग की ओर से सिर्फ धारणाएं थीं, लेकिन पिछली घटनाओं को देखते हुए उन्हें लगा कि यह सच होना चाहिए। अगली बार काई यांग को अगरबत्ती का बारीकी से विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। बन से इत्र बहना बंद नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब हवा का झोंका आता था तब भी इत्र हमेशा काई यांग की दिशा में तैरता रहता था। उन्होंने यह भी पता लगाया कि अगर वह एक ही जगह पर रुके और हिले नहीं तो परफ्यूम का कोई असर नहीं होता। लगभग आधे घंटे के बाद काई यांग ने महसूस किया कि उसकी अधिकांश शक्ति ठीक हो गई थी। लड़खड़ाता हुआ वह खड़ा हो गया। एक बार फिर वह कदम आगे बढ़ाने लगा। चूंकि वह पहले ही एक बार जल चुका था, काई यांग धीरे धीरे आगे बढ़ा और अगरबत्ती के प्रभावों के लिए अपने शरीर की सावधानीपूर्वक निगरानी की। जैसे ही उसने एक पैर नीचे रखा, काई यांग ने पाया कि उसकी ताकत टूटे हुए बांध की तरह उसमें से निकल गई। उसकी शारीरिक शक्ति गायब हो गई और इसके साथ ही उसकी मानसिक ऊर्जा भी गायब हो गई, बिना किसी संकेत या कारण के। जैसे ही उसने एक और कदम उठाया, उसके पास जो थोड़ी सी ताकत बची थी वह गायब हो गई, जिससे वह लगभग नीचे गिर गया। अपने जबड़े को कसकर पकड़कर काई यांग का जिद्दी रवैया फिर से उभर आया। जान की बाजी लगाकर वह आगे बढ़ा। इस बार वह 4 कदम चलने में सफल रहा, और यद्यपि वह मानसिक रूप से हार मानने को तैयार नहीं था, फिर भी उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सकता था। उसकी ताकत बहुत खराब नहीं थी। उसके भीतर से एक बार फिर गर्माहट निकली, लेकिन वह इतनी प्रबल नहीं थी कि वह फिर बेहोश हो गया। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद उनकी सभी धारणाओं की पुष्टि हुई। हालांकि अगरबत्ती से निकलने वाले इत्र ने लोगों को घिसा तो दिया, लेकिन इसने कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी ओर सोने के कंकाल को इस्तेमाल करने के लिए लड़ने के लिए अपनी इच्छाशक्ति की जरूरत थी। वह न झुकने के बारे में जितना मजबूत महसूस करता था, उतनी ही अधिक गर्मी देता था और उतना ही अधिक उसके शरीर को लाभ होता था। इस प्रकार की प्रशिक्षण पद्धति वास्तव में इतनी राक्षसी थी कि यह अकल्पनीय थी। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। सौभाग्य से काई यांग की आत्मसंरक्षण की भावना काफ़ी अधिक थी। हर बार जब वह अपनी सीमाओं को तोड़ता तो वह स्वीकार करता और जारी रखने से पहले आराम करता। इसलिए इस चक्र को कई बार दोहराने के बाद उसे भरपूर फल मिले। एक व्यक्ति की क्षमता वास्तव में असीमित थी, लेकिन मजबूत बनने के लिए आपको कदम दर कदम काम करना होगा। पूरे दिन के प्रशिक्षण के बाद उनका सुधार बहुत स्पष्ट था। वह पहले से ही पूरे 10 कदम चल सकता था, जो उसके पहले प्रयास में केवल 3 कदमों की तुलना में एक बड़ा सुधार था। लेकिन काई यांग अभी भी असंतुष्ट थी। इत्र के प्रभाव में भी वह अभी भी केवल चल रहा था। जिस दिन तक उसने मुट्ठियों से अभ्यास किया, उसे प्रशिक्षण नहीं माना जा सकता। जल्दी ही काई यांग को एक और विनाशकारी समस्या का पता चला। इस प्रकार के प्रशिक्षण ने उनकी जड़ी बूटियों का बहुत तेजी से उपयोग किया। 3 लीव कैश स्पिरिट फ्लावर और डेड जेडी ट्री ग्रास को लगभग 1 घंटे तक ही जलाया जा सकता था।
1 घंटे के बाद उसे एक बार फिर अगरबत्ती के लिए अधिक जड़ी बूटियां डालनी चाहिए ताकि इत्र का उत्पादन जारी रहे। जड़ी बूटी की खपत की गणना करने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हुए काई यांग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। एक दिन में 12 घंटे होते थे, वह दिन में लगभग 7 से 8 घंटे प्रशिक्षण लेते थे। तो इसका मतलब था कि पूरे दिन अगरबत्ती के प्रभाव में अभ्यास करने के लिए उसे इन जड़ी बूटियों में से कम 14 की आवश्यकता थी। अपने वर्तमान स्टॉक के साथ वह 2 दिनों में अपने सभी मृत जेडी ट्री ग्रास का उपयोग कर लेगा, जबकि थरी लीव कैश स्पिरिट फ्लावर के अपने भंडार का लगभग 50% भी उपयोग करेगा। अपने सभी जड़ी बूटियों के मौजूदा स्टॉक का उपयोग करने के बाद वह क्या करेगा? उनके पास केवल 38 योगदान अंक थे। वह कितने दिन चलेगा? मूल रूप से उसने सोचा था कि वह काफ़ी अमीर था, लेकिन वास्तविकता ने उसे कठोर बना दिया और दिखाया कि वह वास्तव में कितना गरीब था। उस रात वह अपनी चिंताओं को बिस्तर पर ले गया, उसका सिर योगदान बिंदुओं और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। अपने सपनों में भी उन्होंने बड़ी मात्रा में थरी लीव कैश स्पिरिट फ्लावर और डेड जेडी ट्री ग्रास का खनन करने का सपना देखा था। उस रात काई यांग को बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई। उस रात सुम्यू को भी अच्छी नींद नहीं आई, इस बारे में सोचते हुए कि कैसे दबंगई से वह लोगों को काई यांग के लिए परेशानी पैदा करने के लिए लाया था, लेकिन इसके बजाय उसके खिलाफ हार गया था। इससे सुम्यू अपने बिस्तर पर बेचैन होकर करवटें बदलने लगी। यदि यह काई यांग के लिए नहीं होता तो वह खुशी खुशी बॉस ही की बेटी के साथ जुड़ जाता। अगर यह काई यांग के लिए नहीं होता तो वह यहाँ नाराजगी से भरे पेट के साथ नहीं होता। जैसे ही उन्होंने परिवार की बेटी की ज्वलंत उपस्थिति को याद किया, सुम्यू का दिल उदास हो गया। भविष्य में उसके पास जाने और उससे बातचीत करने के लिए चेहरा नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है, आप एक विवाह को नष्ट करने के बजाय 10 मंदिरों को नष्ट कर देंगे। काई यांग, आपने एक खुशहाल जोड़े को नष्ट करने का साहस किया, आप बहुत साहसी हैं। जैसा कि एक और कहावत है, एक रईस के लिए बदला लेने के लिए 10 साल बिल्कुल भी लंबा नहीं है। हालांकि एक तुच्छ व्यक्ति पूरे दिन बदला ले सकता है। सुम्यू को निश्चित रूप से बाद वाले के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि कुछ और दिनों के बाद वह एक बार फिर काई यांग को चुनौती दे सकता था। लेकिन सुम्यू तब तक कैसे रुक सकती थी? सुम्यू तुरंत काई यांग के पास जाना चाहता था और उसे बुरी तरह पीटना चाहता था। तभी यह उसके भीतर की नफरत और आक्रोश को शांत कर पाएगा। करवटें बदलना और करवट बदलना, वह सो नहीं सकता था, ऐसा उसका गुस्सा था, इसलिए सुम्यू उठ गई। वह न केवल आधी रात को उठा, बल्कि